हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग मिरर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो हम लोग का माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको जानना ज़रूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हो या आपका जनरल नॉलेज के लिए भी हो, उसमें भी बहुत अच्छा खासा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल्स रिलेटेड टू माइनिंग। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ कि रिलेटेड टू माइनिंग, माइनिंग का जो इंडस्ट्री है उसके साथ रिलेटेड जितना भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है और ऑफिशियल्स है, उसके बारे में कुछ कुछ नॉलेज हम लोग को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं मिनिस्ट्रीज में। इंडिया में हम लोग का बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो भी मिनिस्ट्री है उसका फंक्शन क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और उसका जो ऑफिशियल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो चलिए देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट, मिनिस्टर ऑफ माइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल मिनरल्स अदर देन नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक मिनरल्स। मतलब नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ के बाकी सारा मिनरल का सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिला है। सेकेंड, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स। माइंस और मिनरल्स का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सारा मिनरल के ऊपर उसका वो रेगुलेशन और डेवलपमेंट का एक्ट 1957 के अनुसार वो अपना रेगुलेट कर सकता है। अदर देन मतलब किसको छोड़ के? कोल को, नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को। ऑल अदर मेटल्स एंड मिनरल्स नॉट स्पेसिफिकली अलर्टेड टू एनी अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, डायमंड्स, लेड एंड निकल, ये सब भी मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंदर में आता है। ठीक है, माने इसमें मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंदर क्या नहीं आता है? कोल नहीं आता है, लिग्नाइट नहीं आता है, नेचुरल गैस नहीं आता है, पेट्रोलियम नहीं आता है, एटॉमिक मिनरल्स नहीं आता है। ठीक है, और कुछ है, कुछ कुछ चीज़ है कि या कुछ कुछ मिनरल है जो बाकी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, लेड एंड निकल, ये सब भी मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंदर में ही आता है। और क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे दो एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज जीएसआई, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और एक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब चलते हैं हम लोग आर्टिस्ट ऑफिस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, मतलब मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंदर में कौन सा ऑफिस है और कौन सा सबऑर्डिनेट ऑफिस है। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जीएसआई। सेकंड हो गया आईबीएम, जो हेडक्वार्टर नागपुर में है। और क्या क्या पीएसयू है, देखिए जो जो अभी हम लोग बात किए कि कौन सा मिनरल जो और किसी भी मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया है वो मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंदर में आ रहा है, वो क्या क्या है हम लोग देखे थे इसका पिछले स्लाइड में कि उसमें क्या था? एल्यूमिनियम था, जिंक था, कॉपर था, गोल्ड था, डायमंड था, ये सब था। तो उसमें देखिए पीएसयू में क्या क्या उसके अंदर में आता है। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। ये जो हम लोग का गोल्ड माइंस होता है ना, KGF में, कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें उसका हेड ऑफिस है, वो क्लोज हो गया 2001 में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बस PSU अगर मिनिस्टर माइंस के अंदर में है तो वहाँ पे तीन है, नाल्को, HCL एंड MECL। अब चलते हैं कुछ ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके दायरे में आता है। एक हो गया JNARDDC और एक हो गया NIRM, मतलब एक हो गया जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर नागपुर, मतलब ये एल्यूमिनियम रिसर्च के ऊपर है। और एक हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स बेंगलुरु। ठीक है, अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मतलब कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब ऊपर में कौन रहता है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट हो गया मिनिस्टर ऑफ माइंस, उसके बाद क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद सेक्रेटरी एक रहता है माइंस का, जो माइंस सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी। ओके, ये हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये सिंपल है। तो अब चलते हैं इसका एक एजेंसी के बारे में जानते हैं जो हम लोग के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो है IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसके पास हम लोग का हमेशा काम रहता है और ये भी बार बार इंस्पेक्शन के लिए माइंस आता है। तो ये चीज़ हम लोग को जानना जरूरी है कि IBM का काम क्या है। तो IBM हो गया, उसका मेन काम क्या रहता है? प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब मिनरल कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन माइंस, माइंस में जो एनवायरनमेंट है उसका भी प्रोटेक्शन करना IBM का भी एक पार्ट होता है। अदर देन
और कौन सा माइंस में वो रेगुलेट नहीं कर पाता है? एक है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। ठीक है, ये चारों को छोड़ के, ये जो चीज़ है इसको छोड़ के बाकी इंडिया में जितना भी माइंस है, जो भी मिनरल्स का माइंस है, ये सारा चीज़ को रेगुलेट आईबीएम कर सकता है। अब चलते हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, मतलब इसमें जो ऑफिसर्स रहते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको एक बार देख लेते हैं। एक है कंट्रोलर जनरल सीजी, और एक हो गया चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस सीसीओएम, एक कंट्रोलर ऑफ माइंस सीओएम जोनल ऑफिस में रहते हैं, और एक है रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस आरसीओएम रीजनल ऑफिस में रहते हैं। तो ये जो चार है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंट्रोलर जनरल होते हैं वो कौन सा ऑफिस में रहते हैं या कौन सा एजेंसी को बिलोंग करते हैं। कंट्रोलर जनरल हो गया, या चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस हो गया, या कंट्रोलर ऑफ माइंस हो गया, रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस, कोई भी ये चारों में से कोई भी एक हो सकता है कि ये कौन सा एजेंसी को बिलोंग करते हैं, वो होता है आईबीएम को। इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। अब चलते हैं सेकेंड मिनिस्ट्री में, जो माइनिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मतलब पहले वाला जो देखे थे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसमें कोल नहीं था, तो ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसको बोलते हैं एमओसी। तो चलिए देखते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एमओसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट रिजर्व्स। ऑब्वियसली अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोल एक स्पेशल दिया गया है, मतलब उसका मेन काम रहता है एक्सप्लोर करना और डेवलपमेंट करना, किसको? कोल और लिग्नाइट रिजर्व को। ठीक है, उसके बाद वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मतलब जो कोल और रिजर्व का या लिग्नाइट रिजर्व को जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है, वो किसको द्वारा करता है? कोल का जो माइंस होता है उसको वो कंट्रोल में करता है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, CIL, और जो लिग्नाइट का जो डिपॉजिट होता है या लिग्नाइट का जो माइंस होता है उसको कंट्रोल कर रहा है वो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अदर देन कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जॉइंट वेंचर है। तो हम लोग का तेलंगाना में क्या है? सिंगरेनी कोलिरिस कंपनी लिमिटेड, वो उसके पास गवर्नमेंट का 49% इक्विटी है। अब चलते हैं उसका फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, उसका और थोड़ा कुछ है। एक हो गया एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑफ कुकिंग कोल, पर्टिकुलर यहाँ पे बता दिया कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल, लिग्नाइट डिपॉजिट इन इंडिया, उसको एक्सप्लोर करेगा, डेवलप करेगा। सेकंड हो गया ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस ऑफ द कोल, मतलब कोल का जो प्राइस है उसको भी फिक्स करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कैसे सप्लाई करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, कहाँ पे कम करना है, किसको ज़्यादा सप्लाई करना है, ये सब सारा चीज़ वो डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड के बारे में बताना चाहूँगा। जितना भी हम लोग का PSUs है, कोल को छोड़ के या लिग्नाइट को छोड़ के, ये सारा चीज़ हम लोग का जो नॉर्मल EPF में जाता है, मतलब जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसमें हम लोग का प्रोविडेंट फंड जमा होता है। लेकिन कोल और लिग्नाइट का एक स्पेशल है, वो है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो स्पेशल उनका रहता है। अब चलते हैं क्या क्या एजेंसी है, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं उसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एक हो गया कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज, जितना भी उसका सब्सिडरीज है। उसके बाद NLC हो गया, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद हो गया सिंगरेनी SCCL। ओके, अब चलते हैं एक खास चीज़ के बारे में, वो है जो हम लोग का यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आप मार्क कर सकते हैं, एक हो गया कोल, एक हो गया माइंस। मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो प्रहलाद जोशी सर हैं, ये यूनियन मिनिस्टर है और उनके अंडर में दो चीज़ें, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, ये दोनों का वो चार्ज में है प्रहलाद जोशी, तो इसको याद रखना जरूरी है, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग का बार बार हम लोग बहुत सारे एग्जाम में भी देखे हैं, बहुत सारा बुक में भी आप पढ़े होंगे कि MOLE क्या है। देख लेते हैं इसको भी। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मेन काम रहता है जो भी हम लोग का लेबर्स है या हम लोग का जो वर्कर्स है, उनके अच्छाई के लिए और उनका अपग्रेडेशन के लिए जो भी लॉज चाहिए, जो भी लेजिस्लेशन चाहिए, सारा चीज़ को ये डिसाइड करता है। वो इन्फोर्स भी करता है कंपनी को ऊपर कि आपको ये चीज़ मानना जरूरी है, आपको लेबर के लिए या वर्कर्स के लिए ये करना जरूरी है। सारा चीज़ डिसाइड यही करता है, चाहे सेफ्टी हो चाहे दूसरा कोई चीज़ हो। तो इसके साथ जो अटैच्ड ऑफिसेस है उसमें क्या क्या है? एक हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट DGE, और एक हो गया ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर CLC।
ये उसका मेन जो अटैच्ड ऑफिसेस है। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में क्या है, एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी डीजीएमएस, और एक हो गया वेलफेयर कमीशन। ये दोनों सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उसका नीचे। अब देख लेते हैं उसका फंक्शन क्या है। देखिए, द थ्रस्ट एरियाज ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फर्स्ट, लेबर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, जो हम लोग का लेजिस्लेशन से या लेबर पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना इसका मेन काम रहे। उसके बाद सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ लेबर, सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर, पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल टारगेट ग्रुप सच एज वुमेन एंड चाइल्ड लेबर, ये भी इंक्लूड हो चुका है सारा रेगुलेशन में। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कुछ होता है तो उसको वो डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कम लेबर कोर्ट में, ठीक है, एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में। इसमें जितना डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसको वो सॉल्व करता है। उसके बाद और किस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा इंफोसिस करता है, वो है वर्कर्स एजुकेशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा चीज़ को वो डील करता है। तो अभी देख लेते हैं इनका मिनिस्टर कौन है जो इनके चार्ज में है या जिसके अंडर में ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो है श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। अब चलते हैं उसका जो एजेंसी, जो हम लोग सबऑर्डिनेट ऑफिस में बात की है, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग के साथ ज़्यादा रिलेटेड कौन है, डीजीएमएस, जो हम लोग का मेन एजेंसी तो वो नहीं बोल पाएंगे, जो मेन हम लोग का रेगुलेटर है, सेफ्टी रेगुलेटर, वो है डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। तो इसमें ऑफिसर्स कौन कौन है, जो क्वेश्चन में भी आता है बहुत बार। एक होता है डायरेक्टर जनरल, जो सबसे मेन होते हैं, एकदम टॉप में रहते हैं धनबाद में, वो होते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसको बोलते हैं हम लोग CIM। ये आपको हर रेगुलेशन हर एक्ट में मिलेगा। उनके अंडर में रहते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल DDG। उसके बाद आते हैं रीजनल इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं RIM, वो होते हैं रीजनल इंस्पेक्टर। वो होते हैं DMS, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है। और उसके नीचे रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्टर, वो होते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी DDMS, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चार चीज़ देख लिए। एक हो गए जो सबसे टॉप में रहते हैं डायरेक्टर जनरल, उसके बाद उनके नीचे रहते हैं उन्हीं के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। उसके बाद जो रीजन हम लोग को बांटा गया है सारा इंडिया में, उसका बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर, जो होते हैं DMS, मतलब डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। उसके बाद आगे जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम देखिएगा पहले DDMS ही आते हैं माइंस को इंस्पेक्शन करने, तो वो होते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है। ये हो गया उसका चार्ट और उसका नेम, और ये नाम हम लोग को याद रखना जरूरी है एग्जाम में भी और अपने लिए भी। अब चलते हैं फोर्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी माइंस आप खोलिएगा तो उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट भी होता है, फॉरेस्ट से भी आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है कि फॉरेस्ट में हम ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे या अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लाइमेट चेंज से भी आपको लेना पड़ेगा क्लियरेंस कि अगर हम लोग माइंस यहाँ पे खोलते हैं तो क्लाइमेट चेंज यहाँ से इतना होगा। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री है तो वो बढ़ के 32 डिग्री हो जाएगा विद इन 5 ईयर्स। तो ये आपका जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस या जो भी क्लाइमेटिक इफेक्ट है, जो भी एनवायरमेंट इफेक्ट है, ये सारा चीज़ को रेगुलेट करना और उसको परमिशन देना इसी मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लानिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स इन द कंट्री। तो ये मिनिस्ट्री का काम रहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है प्लान करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, ओवरसी मतलब उसको देखना किस तरह से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इम्प्लीमेंट करना एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट प्रोग्राम को टोटल कंट्री में। तो मेन एक्टिविटी जो रहता है मिनिस्ट्री में वो रहता है कंजर्वेशन एंड सर्वे। ये उसका मेन पार्ट है, कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया एंड फोना ऑफ इंडिया। मतलब जो जंगल्स रहता है, जो फॉरेस्ट रहता है, और जो फोना मतलब जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहता है, मतलब जो इकोसिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो सारा चीज़ को सर्वे करना, कंजर्व करना, वो सारा चीज़ उसका काम है। अब चलते हैं इसका जो ऑफिसेस क्या क्या है, कौन सा ऑफिसेस रहता है उसके अंदर में। एक है IRO, इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिसेस, ठीक है, IRO रहता है। और एक हो गया स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूड होकर रहता है ऑफिसेस में। अब देखते हैं कि उसका ऑफिसर्स क्या है, मतलब जो भी ऑफिशियल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं और हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को आप देखिएगा, यहाँ पे जो IRO होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MOEF से, मतलब जो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है उसका रिप्रेजेंटेटिव IRO होते हैं, ये सबसे टॉप में रहते हैं। उसके बाद जो स्टेट लेवल को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग PCCF, मतलब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। ये होते हैं हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, HOFF,
हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। PCCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनके अंडर में रहते हैं CCF जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद CF जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद DFO जो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये हो गया हम लोग का जो ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, और इनके पास हम लोग का मैक्सिमम काम रहता है। कभी कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना, कभी एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना, तो इन्हीं लोग से ही काम करके, इन्हीं लोग से बात करके ही हम लोग क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं और अपने को क्लियरेंस मिलता भी है। तो और ये मिनिस्ट्री जिसके अंडर में है उनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। पहले हम लोग देखे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे उनका भी चार्ज में थे श्री भूपेंद्र यादव, और अभी देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनका भी चार्ज में है श्री भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे श्री भूपेंद्र यादव जी दोनों का चार्ज में है, ठीक है, MOEFCC एंड MOLE। अब चलते हैं जो 5th मिनिस्ट्री है या जो लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ दिस वीडियो, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को दिखाना यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जितना भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, चाहे स्टील हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कोई भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो इंडिया का इकोनॉमी को अगर कोई बूस्ट कर रहा है वो है स्टील इंडस्ट्री। अगर स्टील इंडस्ट्री आपका बूम है तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अगर स्टील इंडस्ट्री या स्टील मार्केट का डाउन हो गया तो इंडिया का इकोनॉमिक डाउन हो जाता है। तो स्टील प्रोडक्शन ऐसा का चीज़ है जो कि पूरा का पूरा इंडिया का इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड करना मैं ज़रूरी समझा। तो देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील का क्या क्या उसका मेन फंक्शंस रहता है। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज फॉर द ग्रोथ एंड ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डाटा कलेक्ट करना, बहुत सारा चीज़, क्या क्या नया नया चीज़ आया, फेरो वाला इंडस्ट्री में कैसे इंप्रूव करना है, रिफ्रैक्टरीज को कैसे अच्छा करना है, ये सारा चीज़ को चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उसमें वो डाटा कलेक्ट करके हर चीज़ को वो मॉनिटर करता है। सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज होता है कितना प्राइसिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना करना है, उस सारा चीज़ को भी वही डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। डेवलपमेंट ऑफ इनपुट इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू आयरन ओर, मैंगनीज ओर, रिफ्रैक्टरीज एटसेट्रा रिक्वायर्ड टू मेनली बाय स्टील इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्री से हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है, आयरन ओर का हो गया, मैंगनीज ओर का हो गया, रिफ्रैक्टरीज हो गया, ये सारा चीज़ को डेवलप करना अच्छी तरह से, ये भी उसका काम है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री का जो चार्ज में है वो मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखते हैं कौन सा पब्लिक सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में है। सेल, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेकॉन, मॉयल लिमिटेड, मैंगनीज ओर लिमिटेड, जो जिसका फोरमैन का भी एग्जाम निकला है, ये वाला। KIOCL, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, ये अभी लगभग क्लोज ही हो चुका है KIOCL, लेकिन उसी के अंदर में ही वो है। MSTC, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, जो पहले एक सेपरेट कंपनी था जो सेल उसको टेकअप कर लिया, तो उसका अभी सब्सिडरी है। उसके बाद FSNL, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। मतलब यहाँ पे 5 मिनिस्टर के बारे में हम लोग जाने, तो हम लोग पहला चीज़ जानना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर कौन कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीज़ है या क्या क्या ऑफिसर्स है उसमें जो हम लोग को हेल्प करते हैं या उनसे हम लोग को हेल्प मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में कौन सा एजेंसीज है, जैसे DGMS हो गया, वो उसमें उनका जो ऑफिशियल्स है कौन हम लोग के साथ ज़्यादा इंस्पेक्शन के लिए आता है, वो चीज़ कौन कौन है, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इस दोनों में कौन सा कंपनी आ रहा है, कौन सा एजेंसी आ रहा है, कौन सा ऑफिशियल से और कौन सा अटैच्ड ऑफिसर से और कौन सा सबऑर्डिनेट ऑफिसर से, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखें, जो कि एग्जाम में जो हम लोग फेस करते हैं क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया जो मिनिस्ट्री के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा देरी ना करके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक और अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। थैंक यू।